हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम आज ब्रिटेन का प्रादेशिक अध्ययन करने जा रहे हैं। और ब्रिटेन के प्रादेशिक अध्ययन में हम ब्रिटेन के उच्चावच, वहाँ की जलवायु और वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले वहाँ के जो उच्चावच हैं उनके बारे में देखते हैं। ब्रिटेन के उच्चावच, देखिए ब्रिटेन में जो उच्चावच है वो दो प्रकार के हैं। पहली है वहाँ की निम्न भूमि और दूसरी है उच्च भूमि। तो ब्रिटेन के उच्चावच को दो भागों में बांटा गया है। पहली है निम्न भूमि और दूसरी है उच्च भूमि। तो देखिए जो निम्न भूमि का जो विस्तार है वो वहाँ की जो उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन उच्च पर्वत श्रेणियों के नीचे का जो किनारे वाला जो भाग है वह ब्रिटेन की निम्न भूमि है। और जिसका निर्माण परतदार चट्टानों के द्वारा उस निम्न भूमि का निर्माण हुआ है। और इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो इसमें मिडलैंड, इसका जो निम्न भूमि का जो विस्तार है वो मिडलैंड, दक्षिणी और पूर्वी इंग्लैंड में सम्मिलित है। ये मतलब इसका जो विस्तार है वो मिडलैंड और पूर्वी और दक्षिणी इंग्लैंड में इसका जो विस्तार है। उसके बाद हम देखें तो इसे डाउन्स और फेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस निम्न भूमि को डाउन्स या फिर फेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा स्कॉटलैंड का जो भाग है, स्कॉटलैंड का जो मध्यवर्ती मैदान है, उस मध्यवर्ती मैदान में भी वहाँ की जो निम्न भूमि का विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, तो यह है वहाँ की निम्न भूमि का विस्तार। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ का जो अगला उच्चावच है उच्च भूमि। तो उच्च भूमि में हम देखें तो उच्च भूमि स्कॉटलैंड से लेकर और वेल्स तक फैली हुई है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? स्कॉटलैंड से वेल्स तक। उच्च भूमि का जो विस्तार है वो स्कॉटलैंड से लेकर और वेल्स तक उच्च भूमि का विस्तार है। और यह जो उच्च भूमि है वह मध्यवर्ती भाग में चौड़ी है और इसको पेनाइन के नाम से भी जाना जाता है। पेनाइन, इस उच्च भूमि को पेनाइन के नाम से जानते हैं। पेनाइन के नाम से भी इस उच्च भूमि को जाना जाता है। और यहाँ के जो पर्वत हैं वो कैम्ब्रियन युग में बने हुए पर्वत है। कैम्ब्रियन युग यहाँ के पर्वत है। और उसके बाद हम देखें तो प्लेस्टोसीन जो युग था, तो प्लेस्टोसीन युग में यह जो ब्रिटेन की जो उच्च भूमि है वह यूरोप के पश्चिमी भाग से जुड़ी हुई थी। मतलब यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग से ब्रिटेन की भूमि जुड़ी हुई थी और यह यूरोप की पश्चिमी सीमा बनाती थी। और फिर यहाँ की जो वर्तमान में जो डोवर जल संधि है, वह जो डोवर जल प्रणाली है उस समय वहाँ एक पुल का काम करती थी। और जैसे जैसे हिमयुग में तापमान घटा और जो बर्फ़ पिघलने लगी तो बर्फ़ के पिघलने से यह जल का जो समुद्र स्थल उसके बराबर हो गया और धीरे धीरे दोनों के स्थलखंड अलग हो गए। ठीक है, तो इसके अलग होने के जो प्रमाण उनके बारे में हम देखें तो इसके कई प्रमाण मिलते हैं हमें। पहला इसका प्रमाण है कि स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है उनकी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में समानता पाई जाती है। मतलब ब्रिटेन का जो पश्चिमी भाग है और यूरोप का जो पश्चिमी भाग, ब्रिटेन का पूर्वी भाग और यूरोप का पश्चिमी भाग पहले के समय में एक थे। हमारे सामने इस समय कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिसमें पहला प्रमाण ये है कि स्कैंडिनेवियन पर्वत और जो स्कॉटलैंड के जो पर्वत हैं उनमें समानता पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तो अगला हमें यह प्रमाण मिलता है कि दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में खाड़िया मिट्टी और चूने की जो पर्वत है और वो जो घाटियाँ हैं वैसी ही घाटियाँ उत्तरी फ्रांस में भी पाई जाती हैं। मतलब जो दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में जो भी चूने के जो पर्वत है या फिर जो खाड़ियाँ हैं वैसे ही पर्वत और खाड़ियाँ जो फ्रांस के जो मैदान है उनमें फ्रांस के मैदान में भी पाई जाती है। इससे भी हमें पता चलता है कि ये दोनों क्षेत्र प्राचीन काल में एक ही थे और बाद में अलग अलग हुए हैं। अगला प्रमाण हम देखें तो अगला प्रमाण ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन के जो धरातल है, फ्रांस और ब्रिटेन का जो धरातल है उस धरातल में समानता पाई जाती है। उस धरातल की जो देखने में हम धरातल को फ्रांस के और ब्रिटेन का जो धरातल है उसको हम देखें तो वह समान, उसमें कई प्रकार की समानताएं हमें दिखाई देती है। इससे भी हमें पता चलता है कि दोनों स्थलखंड हैं वो प्राचीन समय में एक थे और बाद में अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो यह है यहाँ की उच्च भूमि।
उसके बाद हम जो ब्रिटेन की जो जलवायु है उसके बारे में देखते हैं। ब्रिटेन की जलवायु, देखिए जलवायु में हम देखें तो विशेष रूप से ब्रिटेन की जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ब्रिटेन में विशेष रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ के जो गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है उस गर्म जलधारा का जो प्रभाव है ब्रिटेन में साफ देखने को मिलता है। और यहाँ का जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र है वो जो पश्चिम पवनें हैं, पश्चिम पवनों के प्रभाव में आने के कारण यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और यहाँ की जलवायु पर चक्रवातों का भी प्रभाव पड़ता है। चक्रवातों के आने के कारण से ही यहाँ की जलवायु है वो परिवर्तित होती रहती है। और चक्रवातों के साथ यहाँ पे तेज़ हवाएं आती है, तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बौछार के साथ वर्षा होती है और फिर मौसम है वो साफ हो जाता है। इस प्रकार से जो जलवायु है वो विशेष रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अलावा यहाँ पे जो गल्फ इसके किनारे पर बहने वाली जो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है उस गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा का भी ब्रिटेन की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। और इस गर्म जल धारा के अलावा यहाँ पे चक्रवातों का भी प्रभाव है वो भी इस जलवायु के ऊपर पड़ता है, यहाँ की जलवायु है उसके ऊपर पड़ता है। फिर हम देखें तो ब्रिटेन की जो जलवायु है उसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। ब्रिटेन की जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है यहाँ की अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक है यूरोप की मुख्य भूमि से अलग किंतु निकट स्थिति होना, मतलब ये इसकी जो ब्रिटेन है वो यूरोप की भूमि से थोड़ा अलग है लेकिन इसके निकट है, इसका भी इसमें पड़ता है। अगला कारक है पश्चिमी पवनों का प्रभाव। तो जो पश्चिमी जो पवने हैं, जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवनों का भी इसकी जलवायु पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा का प्रभाव। तो देखिए जो ब्रिटेन की जो जलवायु है, ब्रिटेन की जलवायु के ऊपर गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है वो इसके किनारे पर बहती है। तो इसके किनारे पर गल्फ स्ट्रीम नामक एक गर्म जलधारा बहने के कारण से इसकी जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म है। तो इसका भी गल्फ स्ट्रीम जलधारा का भी इसकी जलवायु पर पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद ब्रिटेन की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक है चक्रवातों का प्रभाव। तो ब्रिटेन की जलवायु के ऊपर चक्रवातों के प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात आने के कारण से ही यहाँ पे जो जलवायु है वो निरंतर परिवर्तित भी होती रहती है। और तेज़ हवाओं के साथ, चक्रवातों के साथ, जब चक्रवात आते हैं तब तेज़ हवाओं के साथ यहाँ बारिश होती है। उसके बाद अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है ब्रिटेन की जलवायु का वो है देश की चौड़ाई का लंबाई की अपेक्षा कम होना तथा पर्वतों के विस्तार की दिशा। मतलब ब्रिटेन जो स्थिति है इसमें इसकी जो लंबाई है वो अधिक है और इसकी चौड़ाई कम है, इसका भी इसकी जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा जो पर्वतों की दिशा है उसकी जो जलवायु की जो पवने हैं उन पवनों के समानांतर होने के कारण से जो पर्वतों की स्थिति है वो जलवायु की जो मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण से भी इसकी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अगला कारण है द्वीप होने के कारण सागर का समकालीन प्रभाव। मतलब जो ब्रिटेन की जो जलवायु है उसके ऊपर सागरीय जो समुद्री जो जलवायु है उसका सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश एक द्वीप है इसीलिए। ठीक है, तो ये है ब्रिटेन की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 7 कारक। उसके बाद हम इसकी जलवायु के बारे में देखें तो यहाँ का जो तापमान है ब्रिटेन में जो तापमान है वो सामान्य अधिकतम जो तापमान है तो वो यहाँ का रहता है 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का रहता है। जलवायु में हम तापमान के बारे में देखें तो यहाँ का जो तापमान है वो अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे शीतकाल में जो कुछ प्रदेश है, शीतकाल में कुछ स्थानों पर यहाँ पे तापमान है वो हिमांक से नीचे भी चला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो वर्षा है वो अधिकतर शीतकाल में होती है। उसके बाद हम देखें तो ग्रीष्मकाल में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कम होता जाता है। ग्रीष्मकाल के समय में तापमान दक्षिण से लेकर हम जब उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी, किंतु शीतकाल
किंतु शीतकाल में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण से जो पश्चिमी घाट है वो गर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ की वर्षा जलवायु में हम अगला पॉइंट देखते हैं वर्षा। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन है जो पश्चिम पवनों के प्रभाव में आता है और पश्चिम पवनों के प्रभाव में आने के कारण से ही यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। यहाँ पे वर्षा होने का कोई एक निश्चित समय नहीं है। यहाँ पे वर्षा जो है वो लगातार पूरे वर्ष भर ही होती रहती है, लेकिन अधिकतम जो वर्षा होती है वो है ग्रीष्मकाल में। अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में, क्योंकि जो पश्चिम पवनों के प्रभाव में आता है, इसी कारण से अधिकतम वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पूर्व से भीतरी भागों में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और पेनाइन जो स्कॉटलैंड की उच्च भूमि है, पेनाइन और स्कॉटलैंड, पेनाइन के पर्वत और स्कॉटलैंड के जो पर्वत है वो इन हवाओं के बीच में आते हैं। तो इन पर्वतों से टकराकर ये हवाएं उसी स्थान पर ज़्यादा वर्षा करती है। और इन पर्वतों की जो विपरीत जो ढाल है उन विपरीत ढालों पर वर्षा बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनके जो विपरीत ढाल है वह पवनों के विमुख ढाल में आ जाते हैं, इसलिए वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण वहाँ पे वर्षा कम होती है। और इनकी जो पश्चिमी ढाल है वहाँ वर्षा अधिक होती है और इसकी जो पूर्वी ढाल है वहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में वर्षा का जो औसत स्तर है वो है 80 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है? औसतन 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है। औसत वर्षा कितनी है यहाँ पे? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम देखें तो ब्रिटेन में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से लेकर और दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मतलब पूर्व ढालों पर वर्षा औसतन होती है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है यहाँ की वर्षा के बारे में। तो यहाँ की जो वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा पश्चिम पवनों के प्रभाव में आने के कारण लगातार वर्षा होती रहती है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। जलवायु के बाद हम यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, तो हम इंग्लैंड की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखें तो इंग्लैंड में जो जनसंख्या के दबाव अधिक है, तो जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ की जो वनस्पति है उस वनस्पति को काटकर बिल्कुल साफ कर दिया गया है और जो मानव के निवास के लिए ये जंगलों को साफ कर दिया गया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वनस्पति का थोड़ा अभाव ही देखने को मिलता है। तो लेकिन ब्रिटेन के जो उच्च जो पर्वत है उन ऊंचे पर्वतों में ही कुछ छोटे प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और इसकी स्थिति में हम देखें तो ब्रिटेन में 50 से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर ही वनस्पति का विस्तार पाया जाता है और जिसमें चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं और जिनमें ओक, बीच, बर्च, वालनट, ओक, बीच, बर्च, वालनट और चेस्टनट ये वनस्पति ही वहाँ के जो 50 डिग्री और 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ के 50 से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में इस प्रकार की पहाड़ी वनस्पति चौड़े पत्ते वाले वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो उसके जो ऊंची पहाड़ी और उत्तरी जो पश्चिमी भाग है उन उत्तरी पश्चिमी भागों में जो कोणधारी वन है उनका विस्तार भी हमें देखने को मिलता है। और कोणधारी वनों में हम देखें तो दोगला, पाइन, स्प्रू और चीड़, कौन कौन से वृक्ष है कोणधारी वनों में? पाइन, स्प्रूस और चीड़, ये वृक्ष कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इस ब्रिटेन में जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
जैसे पेनाइन के पूर्वी क्षेत्र, जैसे पेनाइन जो पर्वत है, पेनाइन का जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो उस क्षेत्र में जो उत्तम प्रकार की जो घास है वह घास भी उगाई जाती है और जहाँ पे पशुओं का पशुचारण करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है ब्रिटेन की वनस्पति। इस प्रकार से हम देखें तो ब्रिटेन में वनस्पति का विस्तार ही हमें कम देखने को मिलता है। यहाँ के जो ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में जोड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भाग में कोणधारी वन मिलते हैं और घास के मैदान भी इन क्षेत्र में मिलते हैं। तो यह है ब्रिटेन की प्राकृतिक वनस्पति। तो आज की वीडियो में हमने ब्रिटेन के उच्चावच, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।